लफ्जों को खुशबू करते करते तुम इतर हो गए इरशाद। सोच के कालीन पर जो नुक्ता नुक्ता ख्यालों के अलग रंग बनता है, उसके बारे में मैं भला क्या कहूँ। आप सबकी तरफ से और कुछ मेरी समझ के जोर से कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ मैं। जन्नत का सितारा मिट्टी पहन के आया है, कागज कलम के कलमों में इश्क का सुकून लाया है। मुबारके तुम्हें भी, मुबारके मुझे भी, मुबारके तुम्हें भी, मुबारके मुझे भी। हवाओं में नज़्में लिखता पंछी, हवाओं में नज़्में लिखता पंछी हमसे गुफ्तगू करने आया है। इरशाद इरशाद करती महफिलों को सुभान अल्लाह का सुकून आया है। इरशाद इरशाद करती महफिलों को सुभान अल्लाह का सुकून आया है। वेलकम सर। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाला और आपने यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों के पास आके, आप लोगों के सामने बातचीत करना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात, आज के ज़माने में शायरी के, कविता के, पोइट्री के शौकीन कोहिनूर के हीरो की तरह हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप इतनी तादाद में यहाँ जमा हो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए और इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए, शिरकत करने के लिए। Basically, Irshad bhai, how did you get into Bollywood? क्या बचपन से आपने एक प्लान बना रखा था कि आपने बॉलीवुड में जाना है और it happened as an accident, but sudden कुछ हो गया? चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं बहुत जल्दी बातचीत का। आप लोग पहले ये देख लीजिए एक मतलब के साथ एक शेर। पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। आंखों में कई गजलें हैं, होठों पे कई गीत, ये कौन है जो है मेरे दीवान की तरह। अश्कों को अपना माना था उस महजबी के बाद, आंखों में ये भी ठहरे हैं मेहमान की तरह। मैं जिसको मानता हूं कई साल से खुदा, मैं जिसको मानता हूं कई साल से खुदा, रुसवाई से डरता है वो इंसान की तरह। पहले तो दिल में बस गया ईमान की तरह, अब बात भी करता है तो एहसान की तरह। तो खैर कविता और शायरी का सिलसिला था, तो मैंने सोचा कुछ शुरुआत उसी तरह से हो जाए, क्यों सवालों जवाबों के रूखेपन से शुरुआत की जाए। ऐसा था कि मैं इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहता था, और किस तरीके से जुड़ना चाहता था ये मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए और वो मेरे कह लीजिए, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। जो मेरे बारे में मेरे से अच्छा सोचने वाले मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने हर कोशिश की कि मुझे रोक लिया जाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली और मैं इंडस्ट्री में पहुंच गया। लिखने की शुरुआत स्टूडेंट जब मैं था, 8वीं 10वीं से कॉलेज तक थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, और वो लिखते लिखते फिर लिटरेचर को मैंने एक बनाया जरिया इंडस्ट्री तक पहुंचने का। हिंदी
समकालीन कविता पे डॉक्टरेट की और उसी कविता के जरिए बम्बई तक का सफर तय हुआ। इरशाद भाई, डॉक्टरेट आपने पोइट्री पे की है, तो मैं कुछ ऐसा सवाल उठाना चाहूँगा जी। आज के टाइम में जो आज का एक कोल्ड वॉर है, हिंदी पोइट्री के बारे में, इंग्लिश पोइट्री में डेफिनेटली नज़र आता है। सुबह भी हमारा डिस्कशन हुआ था। एक क्लासिकल पोइट है जो एक फॉर्म फॉलो करना चाहते हैं और एक फ्री वर्स मॉडर्न पोइट्री जिसे लोग कहते हैं वो फॉलो करते हैं जी। ठीक है। फिर कुछ सेगमेंट ऐसा आ जाता है सोसाइटी से जो बोलता है जी हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे सोनेट का एंड वी विल सॉलिड सोनेट। तो क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप, क्योंकि एक फॉर्म सोनेट का है जो फॉर्मर उन्होंने बना दिया, भाई मैं ऐसा लिखता हूँ सोनेट जी। वो एक फॉर्म चला आ रहा है, काफी सदियों से चला आ रहा है। अब आज के टाइम में कोई आदमी आए वो थोड़ा सा एडिट कर दे कि भाई मैं 10 नहीं सिलेबस मेंटेन नहीं करूँगा या एनीथिंग मैं राइमिंग स्कीम मेंटेन नहीं करूँगा एंड वी वांट्स टू कॉल इट एज सोनेट। जी। तो मुझे ऐसा लगता है टेक्निक उतनी ही जरूरी है जितनी थॉट जरूरी है। थॉट भी जरूरी है, टेक्निक भी जरूरी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब आप कविता या शायरी का सफर जब आप शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में, साल में, 2 साल में आपकी पहली गजल, दूसरी गजल या 10वीं गजल बहुत ही मतलब गालिब की टक्कर की गजल हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो एक धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है, धीरे धीरे एक सीखा जाता है उस चीज को, क्योंकि कविता कोई ऐसी विद्या या कोई भी विद्या ऐसी विद्या नहीं है जो एक दिन में आप सीख लें या जिसके बारे में आपको एक दिन में पता चल जाए। हाँ, उसको अपने तरीके से सोनेट मानना या ना मानना, जैसे जो अब ये ब्लैंक वर्स जिसे हम कहते हैं, ये पूरी लड़ाई छायावाद, हिंदी में छायावाद के दौर में जयशंकर प्रसाद और निराला में भी होती रही है। मुक्त छंद की हिंदी में हिंदुस्तान में इजाद निराला ने की। और ऐसा नहीं है कि मुक्त छंद में कोई छंद नहीं, ब्लैंक वर्स में कोई छंद नहीं होता, उसमें एक लय का छंद होता है जिसको पकड़ना और समझना बहुत जरूरी बात होती है। और फिर पीछे के दौर में एक हिंदी में भी या कह लीजिए या कुछ हिंदुस्तानी में गजल के साथ अगजल का दौर आ गया। जैसे कहानी के साथ अकहानी का दौर आया था, जैसे कविता के साथ अकविता का दौर आया था। इसी तरह से जो गजल वजन के हिसाब से, रूस के हिसाब से, रदीफ काफिये के हिसाब से कहीं कांप खा रही है, उसको अगजल की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा जरूरी रूह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निक को बिल्कुल भूल जाओ। ये दोनों साथ साथ रहेंगी, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बराबरी में रहेंगी, तभी वो सिक्का भी चलेगा आपकी पोएट्री का और वो शायरी शायरी भी कहलाएगी। आज के टाइम में जिस तरह की शायरी हो रही है, एक तो जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आई हैं, ठीक है, फेसबुक है और जो भी अदर फॉर्म्स हैं, तो आज एक वाइडर ऑडियंस मिल गया है लोगों को। कुछ भी अपडेट कर दिया उन्होंने और उसको कुछ लोग लाइक करते हैं, चंद लोग क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। तो उससे क्या आपको लगता है कि शायरी का जो लेवल है वो काफी हद तक गिरा है, या नंबर ऑफ पोएट्स अपने को क्लेम करते हैं आई एम अ पोएट, वो बढ़ गए, उनकी तादाद बढ़ गई है कंपैरेटिवली? देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी की लड़ाई हमेशा से रही है। अब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चीजों का हो जाना, उसमें क्वालिटी कितनी है, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। जहां तक ये सोशल वेबसाइट्स हैं या दूसरी सोशल साइट फेसबुक या ट्विटर है, यहाँ जो शायरी हो रही है
मुझे लगता है वो बेसिकली एक उस तरह की एफर्ट होती है। 895 ने किया क्या है, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी